बदलते भारत की शान। एक किसान पूरी ईमानदारी से अपनी मिट्टी को सींचता है, अपने पसीने से जमीन को जीवित रखता है। वो दुनिया की थाली में हर निवाले तक अपना योगदान देता है और ये उसके लिए कोई रोजमर्रा की मजदूरी नहीं, एक तपस्या है। वो सपनों से उम्मीद बोता है और मेहनत से अन्न उगाता है। एक सच्चा किसान वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपनी फसल का साथ नहीं छोड़ता। कठिन हालात, सदैव संघर्षशील जीवन और मुश्किल से खुद के लिए बचता समय। अगर कोई किसान उस थोड़े से बचे हुए अति मूल्यवान समय को अपने ऊपर खर्च करने के बजाय अपनी सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए खर्च करते, तो यकीनन वो कोई मामूली किसान नहीं हो सकता। वो मेहनत सिर्फ अपने लिए नहीं होती, वो होती है अपने पूर्वजों की विरासत को संजोए रखने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों की पहचान के लिए। विषम परिस्थितियों में साधारण होते हुए कुछ असाधारण कर गुजरना। भारत की इस फार्म लेडी के अंदर जो आग है, वो केवल खेतों में फसलें नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की जड़ें भी सींच रही है। मिलते हैं थारू जनजाति की पारंपरिक कला को एक नया जीवन और सैकड़ों महिलाओं के आत्मनिर्भरता के स्वप्न को साकार करती भारत की फार्म लेडी, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के नकुलिया गांव के रहने वाली अमरवती से, जो सिर्फ अपने खेतों में मेहनत नहीं करती, बल्कि अपनी सभ्यता, अपनी पहचान को भी रोज जीवित करती है। मेरा नाम अमरवती है, पट्टी भिटौरा और ग्राम नुकलिया सितारगंज ऊधम सिंह नगर की रहने वाली हूँ। जैसे मैं मैके से आई, वहाँ पर भी खेती बाड़ी भी होती थी। हम खेती बाड़ी भी करते थे, उसके साथ साथ टोकरी भी मतलब बनाते थे। स्कूल भी जाते थे, स्कूल से आके इस काम को करते थे। अब लड़कियां बोलती थी कि तुझे कितना अच्छा लगता है इस काम करने में। स्कूल भी जाती है, इस काम को भी करती है, फिर मम्मी पापा के साथ में खेती भी करती है, तो तू कैसी लड़की है? मैं उनसे बोली मुझे बहुत अच्छा लगता है इस काम करने में। फिर उसके बाद ससुराल आई, ससुराल में भी खेती भी करते थे। जैसी धान है, गेहूँ है, मक्का है, आलू हैं और जो दाल होती है उसको भी लगाते थे। पहला प्रशिक्षण मैंने अपनी मैके में लिया था शादी के पहले। मुझे मतलब उत्सुकता थी कि मैं आगे बढ़ूं और इसीलिए मैं इसको छोड़ा नहीं अपना काम को। कभी कभी एक मामूली सी वस्तु किसी क्रांति की शुरुआत बन जाती है। अमरवती जी के दहेज में आई ऐसी ही एक चीज ने पूरे समाज में बदलाव की रोशनी बिखेर दी। मेरे दहेज में डलिया आई, उस डलिया को लेके आई यहाँ के मेरे ससुराल वाले ने देखा, इतना अच्छा किसने बनाया है? मैं उनसे बोली कि इसको तो मैं ही बना के लाई हूँ, कि अच्छा हमें भी सिखा दो। फिर सभी मतलब आसपास की देवरानी जेठानी सब मिलके हमने बनाने लगे। फिर उसके बाद कोई योजना आई, जलागम योजना आई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई घास, मूंज घास की कोई टोकरी वगैरह बनती हैं। और लोगों ने कहा हाँ बनाती हैं, कि जो अमरवती जी है वो बहुत अच्छे बनाती है और लोगों को बैठा के उनको सिखाती भी है। 2-4 महिलाओं को बैठ के बनाती हैं वो। उन्होंने देखा, प्रशिक्षण दिलाया। फिर प्रशिक्षण के बजाय में फिर उन्होंने क्या किया कि इसका मार्केट भी ढूंढना ज़रूरी है। उन्होंने मार्केट भी देखा। फिर उसके बाद
कि आप प्रशिक्षण देती हो? मैं कहा हाँ दे दूँगी सर। फिर उसके बाद मैंने प्रशिक्षण भी दिया जगह जगह जाके। फिर प्रशिक्षण के बाद महिलाएं जागरूक होने लगी। फिर हमारा सामान ऐसी छोटी-छोटी मतलब जैसी पंतनगर है, देहरादून है, दिल्ली है, वहाँ तक हमारा सामान जाने लगा। हम स्टॉल लगाने लगे। उन्हीं के कारण जो जलागम के वो हमें जा के स्टॉल लगवाते थे। जो सामान हम बेच के आते महिलाओं को मतलब बांट देते थे। अमरवती जी को मिले प्रोत्साहन ने ऐसी चिंगारी का काम किया कि उन्होंने अपने अंदर छिपे हुए हुनर को एक मिसाल बना दिया। उनकी कोशिशों ने हजारों जिंदगियों को नई दिशा देनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद फिर जगह जगह मतलब चर्चा होने लगी कि ये तो मतलब सभी काम में मतलब माहिर है। 4-5 महिला पहले काम करती थी, फिर उसके बाद महिलाएं जुड़ती गईं, 20-25 महिला हो गई। धीरे धीरे सभी जगह बात फैलने लगी। मैं पूछी कि सर महिलाएं ने तो प्रशिक्षण मांग रही हैं, तो मतलब प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाए? उन्होंने कहा कि जो सिखाने वाली है उसको 200 रुपये रोज पर डे का तुझे दिया जाएगा और तू गांव-गांव जाके सिखाएगी। फिर मुझे 200 रुपये पर डे उस टाइम मिलता रहा और मैं उनको सिखाती रही। अमरवती जो सिर्फ हुनर नहीं सिखाती थी, वो आत्मनिर्भरता सिखाती थी, अपने पैरों पर खड़े होने का साहस देती थी। उनका साथ महिलाओं के लिए सिर्फ प्रशिक्षण नहीं, एक बदलाव की शुरुआत था। और यही वजह थी कि उनकी कारीगरी उत्पाद नहीं बुनती थी, बल्कि सपनों को हकीकत से जोड़ती थी। 50-50 महिलाओं का ग्रुप को सिखाती थी। उनको मतलब नाश्ता चाहे मिलता था और बाकी कुछ नहीं मिलता था। महिलाएं इच्छुक थी बनाने में कि ताकि हमें हुनर मिल रहा है तो इससे फिर क्या जादू। मुझे वही लगा रहता था कि मतलब मैं इस काम को करती रहूं। यहाँ पर भी प्रशिक्षण दिलाते रहे और मैं जगह जगह जाती रही। सामान खूब बनता था, बेचते थे। उस पैसे को हम सब महिलाओं को बांट देते। आगे बढ़ते आए मतलब इस काम को छोड़ा ही नहीं। 5 साल तक मतलब ये योजना चलती। फिर 5 साल के बाद ब्लॉक से मैंने जुड़ी, ब्लॉक में भी खूब काम किया। फिर उसके बाद फिर बम्बू बोट योजना आई तो उसमें जुड़ी। वो उन्होंने मतलब जगह जगह मतलब मेरा नाम चल गया कि ये प्रशिक्षण देती है तो हम प्रशिक्षण दिलाते ही रहे। 5 महिलाओं से मेरी 25 महिलाएं हुई, 25 महिलाओं से फिर 50 महिलाएं हुई, 50 से 100 हुई, 100 से मतलब इसी तरह चलता आया है। तो आज के दिन तक महिलाएं मेरी 3,500 से लेके 4,000 तक मेरी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, काम कर रही हैं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। अमरवती जी जब अकेले महिलाओं के साथ मिलकर अपने हुनर को साझा कर रही थी, तब ऐसे व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई जिसने उनके इस अभियान को नई गति और दिशा प्रदान की। उसी सहयोग के चलते आज वो अपने कौशल को विश्व पटल तक पहुंचाने में सफल हो पाई हैं। रोटी डिब्बा है, ज्वेलरी बॉक्स है, कॉफी टेबल है, पेन स्टैंड बनाते हैं, पायदान बनाते हैं, टी कोस्टर बनाते हैं, टेबल मैट बनाते हैं। इसी से मतलब हमारे बहुत से सामान बनते हैं। पेन स्टैंड है तो पेन रखने के लिए जगह जगह मतलब महिलाओं को इसी तरह से हम बांटते रहते हैं और महिलाएं बनाती रहती हैं, बना के और मतलब पहुंचा जाती हैं कि इतना सामान, उसको हम एंट्री कर लेते हैं कि इतना सामान इस गांव से आया, इतना सामान इस गांव से आया, इतना इस गांव से। फिर उनको हम चेक बना के उनको देते हैं महिलाओं को। वो अपने गांव की एक लीडर एक गांव से हम बना लेते हैं। वो एक गांव की लीडर आती है, चेक ले जाती है, अपना निकालती है, महिलाओं को बांट देती है। हर महिला की पासबुक बना के रखा है कि मतलब इनका कोई गड़बड़ ना हो जाए। मतलब बहुत से सामान हर तरह के डिजाइन बनाते आया। और जो हमारे जो डिजाइनर आए हैं ना 2017 से, उन्होंने और डिजाइन देते हैं। फिर और दूर दूर से मतलब हमारे ऑर्डर आ रहे हैं, तो उनको मतलब हम खूब काम महिलाओं को दे रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अमरवती जी ने न केवल थारू जनजाति की इस पारंपरिक कला को जीवित रखने का साहसिक और सशक्त प्रयास किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने हुनर को अमर बना दिया। इस संपूर्ण यात्रा में उन्हें अपने परिवार का अपार सहयोग प्राप्त हुआ, जिसने उनके संकल्प को और भी मजबूती दी। बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनको भी, बालिकाओं को भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ। स्कूलों में भी जाती हूँ, इंटर कॉलेज जूनियर हर जगह जाती हूँ। फिर उनको भी मतलब मैं छोटी छोटी बच्चियों को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहू भी बनाती हैं, जो मेरी पोती भी है वो भी बनाती है। मेरे लड़के हैं वो भी मेरे साथ सहयोग देते हैं कि मतलब मुझे छोड़ के आते हैं और लेके आते हैं। फिर मुझे भी मतलब हिम्मत बढ़ती है कि ताकि मेरे साथ सभी लोग हैं। बुढ़ी होंगी तो फिर मेरा काम छूट ना जाए। ये मेरी बहू और बेटी हैं, ये भी मतलब इसी काम में लगी रहें कि ताकि इस काम को आगे तक पहुँचे। मेरे 2 बेटे हैं और 2 बहू हैं और मेरी 3 पोती हैं, 2 पोता है। इस काम को सब कर रही हैं। वो भी मतलब बनाती हैं, वो भी पैसे कमाती हैं, इसी से खाली नहीं रहती हैं कि मतलब खेती का काम आया तो मतलब अपना धान गेहूं काटती हैं, फिर इसके साथ में इस सामान को भी बनाती हैं। अच्छा लगता है कि ताकि हमारा टाइम से ऑर्डर भी हो जाता है। इतना ऑर्डर लें तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हम कैसे कर पाएंगे। मूंज घास से जुड़ा ये काम सिर्फ कला नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम, प्रकृति से संघर्ष और धैर्य का प्रतीक भी है। मूंज घास को प्राप्त करना और उससे शिल्प बनाना एक लंबी और श्रम साध्य प्रक्रिया है। अमरवती जी के हाथों में एक ऐसा हुनर है जो घास को सोना बना देता है, पर यह सोना बाजार से नहीं मिलता। ये तो जंगलों की गोद में छुपा होता है मूंज घास के रूप में। जंगल में जाते हैं, नदी में जाते हैं, उसको निकाल के लाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। ये घास होती है अगस्त अक्टूबर में। पहले तो महिलाएं कम कम सामान बनाती थीं तो खुद ही निकाल लेती थीं। अब मतलब जो महिलाएं इस काम को नहीं कर पाती तो वो महिलाएं निकाल के लाती हैं अपने घर में। उसी महिलाओं से खरीद के
बनाने वाली महिलाएं ले लेती हैं, उनको भी मतलब रोजगार मिल जाता है कि ताकि हम इसको लाके बेच रहे हैं और ये महिलाएं खरीद के और बना रही हैं। मूंज है, मूंज घास है, कांस घास है और एक उरई घास होती है, 3 घास होती है। तो तीनों घास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक होती है। इसको हम 1 साल के लिए रख लेते हैं, फिर इसी को 1 साल तक इस सामान को बनाते रहते हैं कि इतना रखते हैं कि ताकि हमारा 1 साल तक ख़त्म ना हो। पहले तो नदी से, अब तो मतलब टाइम बचाने के लिए अपने खेतों की मेड़ में धान लगाते हैं, तो उसी के बीच बीच में मतलब मेड़ों में हमारा घास उगता रहता है, धान भी होता है अनाज, और उसके साथ साथ हमारा घास भी होता है। उसी घास को निकाल के अपना मतलब रोजगार चला रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं। पहले तो हम इस घास को निकालने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, पैदल जाते, सुबह जाते, शाम को आते थे। बाहर से लोग आए थे, वो मतलब मना करते थे घास निकालने में कि इस घास को तुम निकाल के ले जाते हो, तुम खराब कर देते हो। लकड़ी लेके दौड़ते थे और हम भागते थे। इसीलिए अपने खेतों के मेड़ों में हमने उगाना शुरू कर दिया। जो टाइम भी बचता है, फिर हमें मतलब जितना बाहर मिलता है उसको भी निकाल के ले आते हैं, और जो हमारी जो महिलाएं, खाली महिला हैं, वो भी निकाल के रख लेती हैं। जब हमारा कम हो जाता है तो उससे हम महिलाओं से खरीद के महिलाओं को दे देते हैं, लेते हैं। तो इसीलिए हमारा मतलब जितना भी हमारा ऑर्डर आता है, काम आता है, 1 साल में हमारा कम नहीं पड़ता है। हमारे आदमी भी मतलब जो बाहर कोई उनका काम नहीं है, वो भी मतलब इस काम में लगे रहते हैं, सहयोग करते हैं महिलाओं का। वो भी काट के लाते हैं, महिलाओं को देते हैं, महिलाएं बनाती हैं। इसलिए मतलब इस काम को हम बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। अमरवती जी ने अपने इस सफर में सिर्फ घास नहीं काटी है, उन्होंने रूढ़ियों को काटा और अपने हुनर से इतिहास लिखा। अमरवती जी की राह सिर्फ जंगल की झाड़ियों से नहीं भरी थी, उनके असली कांटे तो वहीं थे, अपने आस पड़ोस के लोगों की सोच में। घर वालों को तो जलन नहीं हुआ, लेकिन आसपास के लोगों को जलन हुआ था कि आपकी बीवी घर से बाहर जाती है तो आप रोकते नहीं हो। हमारे घर वाले बोले हम क्यों रोकें, जब इस चीज़ में उसका मतलब इच्छा है काम करने की तो वो जा रही है, तो हमें क्या मतलब, वो जो काम कर रही है तो कुछ पैसे कमा के ला रही है, तो मतलब घर ही में तो लगाना है इस पैसे को। और जो गांव वाली 1-2 महिलाओं को अपने साथ में ले जाती थी मैं, तो बोलते थे कि उनके साथ आप जाओगी तो बिगड़ जाओगी। उनकी बीवी ने कहा एक बार तुम भी चलो इनके साथ। तो खुद को मैं भी अपने पति को, पहली बार निकली तो मैं अपने पति को लेके निकली। फिर इसी तरह दूसरे गांव वाली महिलाओं के साथ में हुआ, उनसे मैं बोली तुम भी अपने पति को लेके चलो साथ में, उनको भी विश्वास होगा। वो भी गए, कह रहे हैं बहुत अच्छा लगता है, महिलाएं ठीक हैं, गलत नहीं हैं। इस काम को कर रहे हैं तो इस काम में घर में बैठ के काम कर रही हैं महिला, बच्चों को भी पढ़ा रही हैं और बच्चों की मतलब फीस भी भर रही हैं, बच्चों की देखभाल भी कर रही हैं। और मतलब कहीं बाहर दिहाड़ी को जाती हैं तो वहाँ पर तो वही है कि चलो चलो काम करते रहो। उनको कोई मतलब थोड़ी नहीं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा है, घर में बैठा है, क्या कर रहा है। इसीलिए मतलब इस काम को मतलब सब अच्छा ही मान रही हूँ। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। 605 बदलो आदत बदलो।
बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार, शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली। हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। मूंज के साथ एक और साथी है अमरवती जी की कारीगरी में, और वो है बांस। समय के साथ जब अमरवती जी के हाथों की कला पहचान बनने लगी तो एक नई चिंता ने उनके मन में घर कर लिया। बांस अब पहले की तरह नहीं उगता। जिस जंगल में वो आसानी से बांस चुनने जाती थी, वहां अब या तो सड़क बन गई है या सूखी जमीन है। बम्बू का भी प्रशिक्षण लिया, जैसी ज्वेलरी बनाना है तो उससे मंगलसूत्र भी बनाए और जो कान के झुमके हैं उनको भी बनाए। बम्बू लगाते हैं तो दूर जाना पड़ता है, फिर उन बम्बू को काटने में भी दिक्कत होती है, वो ट्रैक्टरों से भी खींचना पड़ता है। इसलिए बम्बू का काम थोड़ा कम चल रहा है। देहरादून से सर लोग आए तो क्या हमें बम्बू का पौधे लाए तो गांव-गांव में बांटा, हम 5-5 रुपए में सबको दिया। तो वो बम्बू लगाया, उस बम्बू से मतलब अब तो गांव में थोड़ा है तो उसको काट के उनसे भी बना लेते हैं। डाइनिंग टेबल हैं, सोफ़ा सेट हैं और टेबल हैं, अलमारी है तो इसको भी बनाते हैं। आज जब अमरवती जी देश विदेश में सम्मानित हो रही हैं, उनके हस्तशिल्प प्रदर्शनियों की शान बन चुके हैं, और जब लोग उनसे पूछते हैं आप इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे, तो उनका जवाब हमेशा बड़ा ही सरल होता है। सभी से हमें एक दूसरे से डिस्प्ले होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बात करने में, रहने में, सबसे मतलब नॉलेज बढ़ी है कि ताकि हम सब लोगों से मिलते हैं। जैसी अगर हम इस मुकाम पर नहीं होते तो हमसे कोई नहीं मिलता, कोई जानते नहीं, हमारी पहचान ही नहीं होती कोई। मुझे प्रथम पुरस्कार दिया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ताकि मैं इसी काम को और आगे अच्छी तरह से करूं तो मुझे और जगह जगह और अच्छे पुरस्कार मिले। जगह जगह मुझे पुरस्कार मिले हैं मुझे, लेकिन वो पुरस्कार उनके याद नहीं आ रहे हैं। पुरस्कार मुझे बहुत मिले हैं। अगर उनके पति के पास वो हुनर ना होता तो अमरवती का ये सफर शायद मंजिल तक ना पहुंचता। वो उन्हें दूर दूर गांवों तक ले जाते, जहां अमरवती औरों को प्रोत्साहित करती, प्रशिक्षण देती, उम्मीदें जगाती। उस सादे पहिए पर सवार थी एक क्रांति जो 2 दिलों के सहयोग से चलती थी, एक की मेहनत, दूसरे की लगन से। अमरवती जी की ये कहानी साधारण जीवन की असाधारण प्रेरणा है, जहां साथ निभाने की ताकत
किसी को भी दुनिया बदलने का हौसला दे सकती है। मेरे पति गाड़ी तो चला नहीं पाते हैं, तो उनको साइकिल में बैठा बैठा के मुझे हर जगह घुमाते थे। अब लोग कहते थे कि तू साइकिल में आती है, तू गाड़ी में नहीं आती। मैं को जब चला नहीं पाते हैं तो गाड़ी में क्या आऊँगी, साइकिल में तो आऊँगी। मेरा पति साइकिल चलाता है, साइकिल में आती हूँ। गांव-गांव जाके नानक मता, सितारगंज, खटीमा सभी जगह में साइकिल से घूमती थी। तो मेरे पति इतना सहयोग दिया, साइकिल से इतना घुमाया, मुझे इतना आगे बढ़ाया साइकिल से। और गाड़ी से होता तो शायद और ज़्यादा भी आगे बढ़ा देते। अमरवती जी मेरी सासू माँ हैं और हम सभी मिलकर ये डलिया टोकरी का काम करते हैं। शुरू से ही ये काम करते हैं हमारे दादा परदादा के ज़माने से, और हमारी सासू माँ हमें इस काम के लिए आगे बढ़ा रही हैं और इससे हमारा घर परिवार अच्छी तरह से चल रहा है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस काम को आगे बढ़ाए। मैं डेवलपमेंट कमीशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट से एम्पैनल डिज़ाइनर हूँ। अमरवती आंटी हैं, उनके साथ मतलब 2017 से जुड़ा हूँ। लोकल लेवल फेयर्स एंड एग्जीबिशंस होता है और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होता है जो EPCH द्वारा। तो उस फेयर में इनके प्रोडक्ट्स को मैंने डिस्प्ले करा तो वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। डे बाय डे मतलब मार्केट में इसकी ह्यूज डिमांड बढ़ती रही। तो इस पे अमरवती जी का बहुत अच्छा रोल रहा, जिसमें मतलब मैन पावर मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है। जो लगभग 30 से 40 गाँवों में इनका कनेक्टिविटी है, जिसमें मतलब हर गांव में इन्होंने अपना टीम बना रखा है। और मतलब जो प्रोडक्शन है वो विद इन लीन टाइम मतलब कंप्लीट होने में इजीली हो जाता है। मैं श्रीमती अमरवती देवी की नातनी हूँ और हम ये हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। पूरा परिवार मिलके ये काम करते हैं और ये हमें बहुत अच्छे सिखाते हैं और मुझे ये बनाना भी आता है अच्छे से। ये अमरवती जो है मेरी पत्नी है। ये काम 2002 से शुरू किया है, तो मैंने इनके साथ में जो है इनकी हेल्प के लिए कई जगह गया, अच्छा घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। इन्होंने जो है अच्छा व्यवहार करके इन्होंने घर संभाला है। जो लोग एक दूसरे को देखते हैं कि ये कहाँ जा रही है, उन्हें भी पता हुआ कि ये महिला ऐसा काम करती है कि जिससे अपना घर संभाल लिया। मैं भी कर रही हूँ, मेरी बेटी भी कर रही है, मेरी बहू भी कर रही है। अब चाहे वो अमरवती हमको सबको काम दिलाती है, हमें सबको काम दिलाती है। अब 2 पैसे हम कमाते रहते हैं, हमारा खर्चा खूब चलता है। हमारी ट्रेनर हैं अमरवती, जो भिटौरा से आई हैं। हमें मूंज और कांस का काम सिखाती हैं और हमें अच्छा काम सिखाती हमारी ट्रेनर हैं। और हम तरह तरह के ये सामान बनाते हैं और हुनर सीख रहे हैं। हमें रोज़गार का काम हमें अमरवती मौसी हमें दिलाती हैं। हम सभी महिलाओं का अच्छा खर्चा चलता है, क्योंकि हमें बच्चे का भी पालन पोषण अच्छे तरह से करना है। हमारा कोई रोज़गार नहीं है, मगर अमरवती मौसी के वजह से हमें रोज़गार मिला। कहीं से भी हमें रोज़गार लाती हैं और हमें रोज़गार देती हैं। अमरवती जी का ये सफर हमें सिखाता है कि अपने सपनों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिशें ही हैं जो मंजिल को मुमकिन बनाती हैं। एक साइकिल पर सवार वो और उनका संकल्प हर मोड़ पर हमें ये याद दिलाते हैं कि सपने देखने का हक हर किसी को है और उन्हें पूरा करने की ताकत कभी-कभी एक सच्चे साथी और अपार जज्बे से मिलती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे